क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बबू आज एक नई बुक की चर्चा शुरू करनी है हमने, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बबू बुक तो कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सीखो, यानी कि अगर आपके सामने बेटा किसी कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पड़ी हो, इतना उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड से बिल्कुल अवेयर हो, 11th क्लास पास हो गई, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी हो तो उसका एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, यानी कि बेटा आपको पता होना चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है जी। अब आपको एक बात बता देता हूँ, एनालिसिस आपको तब करना आएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आएगी। बेटा कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी नहीं बनती जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप में बनाते थे। मैं वजह बता देता हूँ और फिर मैं पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखते रहना, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पूरी बुक का। बेटा जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाते थे ना, तो आप बैलेंस शीट बनाया करते थे। क्लास 11 याद करो, टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाया करते थे, या लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज को लिखते थे, राइट हैंड साइड को एसेट्स को लिख देते थे। अभी बेटा जब मैंने पार्टनरशिप की पूरी बुक खत्म करी है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाए हैं, पूरा एडमिशन याद कर लो, रिटायरमेंट याद कर लो, हम बैलेंस शीट कैसे बना रहे थे? टी फॉर्म बना रहे थे, ऐसे ही तो बना रहे थे। देखो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप पे तो कोई कानून ही नहीं लगता जो ये कहता हो कि मैं बताता हूँ जी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, जो उस पर कोई कानून ही नहीं लगता तो मुझे टेंशन ही नहीं थी, मैंने टी शेप बना लिया। वो पार्टनरशिप पे कानून जरूर लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जरूर लगता है, पर वो भी ये नहीं कहीं भी बताता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बनानी चाहिए। कानून जरूर है पर कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए। अब कंपनी पर एक कानून है, कंपनीज एक्ट 2013, अब वो बताता है कि बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए। अब कानून ने बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, मतलब बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बताया उसने, एसपीएल का भी। बेटा एसपीएल क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप पूरी 11th क्लास ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट बोलते थे, उसको बेटा अब हम बोलेंगे एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। सर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, पूरा फॉर्मेट सब कुछ बेटा कंपनीज एक्ट ने बताया। अब बेटा मैं इसलिए बोल रहा था, मैं एनालिसिस तो क्या ही करवाऊँ आपसे, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी तो सीख लो, ठीक है ना जी। बुक का नाम जरूर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी तो आ जाए, एनालिसिस भी सिखा देंगे। बैलेंस शीट भी बहुत कुछ कह रही होती है चीख चीख के, पी&एल भी अकाउंट भी बहुत कुछ कह रहा होता है चीख चीख के, तो सब सीखेंगे बेटा, सीए का काम ही मेन एनालिसिस का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब आपको मैं बता देता हूँ जो कंपनी सेट में फॉर्मेट दिया कहाँ पर है, कैसा है, ये सब बताता हूँ, प्लीज नहीं तो देखना। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में एक जगह है बेटा, शेड्यूल 3। इस शेड्यूल 3 में बेटा फॉर्मेट गिवन है दोनों का, बैलेंस शीट का भी और एसपीएल का भी। बाबू पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट ए में बैलेंस शीट का है, पार्ट बी में एसपीएल का है। अभी बेटा पहले की चर्चा बैलेंस शीट पर है, तो बाबू पहले बैलेंस शीट सीख लेते हैं और फिर बेटा एसपीएल को भी सीख लेंगे। मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहता हूँ बेटा, जिस साल मैंने बीच में ही पढ़ाना छोड़ा, कुछ समस्या मेरे गले में हो गई थी, उस साल मैंने पढ़ाना छोड़ा था 3 या 4 अगस्त को, ठीक है जी। और कब छोड़ा था बेटा? ये चैप्टर पूरा हो गया था, मतलब इस बुक में मैं काफ़ी आगे पहुंच चुका था, तब छोड़ा था। मैं इस चैप्टर को कराने के लिए ना, पहला चैप्टर है ये, 8 लेक्चर प्योर लगाता हूँ, 3-4 लेक्चर सुनने में भी लगाता हूँ, यानी कि 12 लेक्चर लग जाते हैं मेरी तरफ से, समझ लो मोटे मोटे 12 लेक्चर लगेंगे सुनने के लेक्चर में डालो तो, ठीक है। जब ये बच्चे पूरे शहर में कहीं ना कहीं पढ़ने गए, ऑब्वियसली जाना था, जब मैं पढ़ाना छोड़ ही गया था, 3.5 महीने तक मैंने नहीं पढ़ा, तो भाई मेरे सामने ऐसे ऐसी चीज़ें आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सारे शहर में टीचर ऐसे हैं 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देते हैं। पहले दिन शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कल याद करके आना, हाथ रख के रट्टा मार के आना, अगले दिन एसपीएल रख देना, खत्म हो गया।
ठीक है जी। और आपको पता लग जाएगा मैंने क्या क्या पॉइंट टच करूंगा, मैं आपको मेरा भी आइडिया लग जाएगा। और भाई साहब सबको पता होता है कि क्या क्वालिटी है। एक बच्चा जो मुझसे 12 लेक्चर पढ़कर गया और 2 लेक्चर नहीं रख लो, क्या ही लगेगा यार उसको। तो औलाद ये भी है। ठीक है जी। अब ऐसा होगा बेटा कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि मेरा सिलेबस बस थोड़ा सा आगे रह गया, जो बहुत ज़्यादा आगे था कहीं टीचर से, वो इसी वजह से होगा क्योंकि वो लगाएंगे एक एक लेक्चर और मैं लगाऊंगा 12 लेक्चर, तो कितना फर्क है आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है। पर बाबू क्वालिटी मैटर करती है, वो हर जगह पे करती है, वो करती रहेगी, पता लग जाएगा आपको। आओ जी प्यारे बच्चों, मैं चर्चा को शुरू कर देता हूँ। बेटा इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, पहले फॉर्मेट की चर्चा। बेटा 4 कॉलम से मिलकर फॉर्मेट बनाए। सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर, देन बाबू कॉलम है नोट नंबर, देन बेटा कॉलम है फिगर, एस, एट, एंड ऑफ, करंट फाइनेंशियल ईयर, फिगर्स। सामने देखते रहना बाबू, 4 कॉलम से मिलकर बना हुआ फॉर्मेट हो। पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बेटा जब मैं टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाया करता था तो मैं नीचे लिखा करता था एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, जो भी दिन हो, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, जिस भी साल के लिए बनाना हो। बेटा कंपनी लेवल पर ना सर फोन ही देखते रहोगे या कुछ और काम धंधा है अभी? बाबू कंपनी लेवल पर ना 2 सालों की फिगर एक साथ रिप्रेजेंट करनी होती है। ये बेटा मेरे स्टेक होल्डर के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा कंपनी एक्ट बोलता है। मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोन, और करंट ईयर में लिखता हूँ 10 लाख और प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ है 8 लाख, तो बेटा स्टेक होल्डर बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। ये वर्ड आपने मुझसे कल भी सुना है। स्टेक होल्डर समझते हो ना क्या होता है? क्या होते हैं स्टेक होल्डर? हर वो पर्सन जो मेरी कंपनी से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, वो स्टेक होल्डर है। मे बी शेयर होल्डर और कस्टमर और सप्लायर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सोसाइटी, जो भी कहो, सब स्टेक होल्डर है। सर बहुत अच्छे से लोग समझ जाएंगे अगर देखेंगे लोन पिछले साल में 8 लाख था, इस साल 10 लाख हो गया, तो समझ जाएंगे इस साल 2 लाख रुपए का लोन लिया है। यानी कि बेटा कंपनी एक्ट तो पहले ही कहता है कि आपको 2 साल की फिगर तो देनी ही देनी है। अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन पूरा हुआ है तो सिर्फ फिगर आएंगी करंट ईयर की, लेकिन अगर 2 साल पूरे हो चुके हैं, मान लो बेटा अभी 2023 में पूरे हुए हैं, तो ये 23 की फिगर होगी, ये 22 की, 24 आएगा तो 24 और 23, 25 आएगा तो ये 25, ये 24। हर साल 2 सालों की फिगर देनी ही देनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा ये जो फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसे ही एसपीएल का भी जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट है। वर्टिकल मतलब बेटा ये जो टी शेप फॉर्मेट आप पढ़ते हो ना, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बेटा यहीं पर लाइबिलिटीज, यहीं पर एसेट्स, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। ये वर्टिकल फॉर्मेट कैसे है मैं बता देता हूँ। बेटा मैं ना यहाँ लाइबिलिटीज लिखूंगा, सारी टोटल करूंगा। बाबू ये कोई टी फॉर्म तो है नहीं कि बाबू इसके राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखनी शुरू कर दूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, जैसे ही यहाँ टोटल लिखूंगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले सारी की सारी लाइबिलिटीज लिखूंगा, जैसे ही टोटल करूंगा बाबू क्या करूंगा, इसके नीचे ही सारी एसेट्स लिखूंगा और टोटल कर दूंगा। यानी कि मेरे पास ये कोई राइट हैंड साइड नाम की चीज ही नहीं है। और दिखाई दे रहा होगा ये फॉर्मेट कैसा है बेटा, वर्टिकल फॉर्मेट इसलिए बोला जाता है इसको। अभी तक जितनी बात बोली बिल्कुल क्लियर। आज बाबू लाइबिलिटी साइड की चर्चा शुरू करूंगा, और बाबू कम मत आंकना इस चीज को। जिस टाइम पर मेरे पास पहली बार कुछ कंपनीज का काम आना शुरू हुआ ना, तो मेरा स्टाफ सारा हिल गया। सोल पार्टनरशिप का काम करते थे, पार्टनरशिप का काम करते थे, बड़े खुश थे। कंपनी का काम थोड़ा टेढ़ा होता है। मेरा सारा स्टाफ हिल गया। भाई साहब मैंने कम से कम 10 क्लास ली उनको ये बताने के लिए कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती है, अपने ही स्टाफ को समझाया। ठीक है जी। और मेरे पास ऐसा ऐसा स्टाफ था, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, किसी को नहीं आता था कंपनी का फॉर्मेट।
ठीक है जी। ये फॉर्मेट पूरी जिंदगी ऐसा कैसा रहेगा, चाहे सीए कर लेना, हिलेगा कुछ नहीं। तो यहाँ कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको ये भी बता देता हूँ, जब प्रैक्टिकल शुरू होते हैं ना बेटा आपके बोर्ड के, सबसे ज़्यादा इस बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और आपको ये भी जान के थोड़ी सी खुशी होगी कि बेटा जब मेरा बच्चा सुनाता है ना, टीचर स्पेशली कहता है कैसे याद किया हुआ है, तुम मुझे को एक बार ये बता दे। ये कमेंट है, टीचर स्पेशली कहते हैं बता दो ये कैसे याद किया हुआ है। और बाबू टीचर लिख के लेके जाते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा। मैं ये कोई जोक नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखोगे ये चीज़, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है जी। मैंने तो एक ही बार याद किया था 2018 में फॉर्मेट, और तब से छपा हुआ है दिमाग में। चलो जी, ऐसे ही आपके साथ होना चाहिए, एक ही बार करोगे और जब तक पढ़ोगे हमेशा ऐसे कैसे याद रहे। तो बाबू पहले मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ लाइबिलिटीज। बेटा वर्ड लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अभी आप कुछ भी नहीं लिख रहे, आप सिर्फ सामने देख रहे हो। सर मैंने वर्ड लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बेटा इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी बहुत अलग चीज है और इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत अलग चीज है। फर्क पता लग जाएगा, लगेंगे 5 7 10 दिन लगेंगे, बताऊंगा जरूर सर। इक्विटी अलग चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल अलग चीज है। आंखें खोलकर देख लो, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, वर्ड लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, मेरी तरफ देखना बाबू। इक्विटी एंड लायबिलिटी में बेटा मेरे पास ना मेजर हेड हैं 4, मेरे पास 4 मेजर हेड हैं। ठीक है जी। और बाबू इनके अंदर सब हेड भी हैं और पूरा रटना है, प्योर रटना है। पर बाबू मेरा तो मतलब मानना एक ही है कि अगर मेरे को सिर्फ प्योरली रटवाना होता तो मैं भी बाकी टीचर की तरह बन जाता। ये लो जी आपकी बुक में फॉर्मेट दिया, मैं भी क्यों लिख रहा हूँ, ये लिखने में भी समय क्यों बर्बाद। फटाफट से याद करना शुरू करो, भी सुनो। पर बाबू अपना वो एम ही नहीं है ना। ठीक है मुझे भी पता है रटना है, पर सिस्टमैटिकली रटेंगे तो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो सिस्टमैटिकली रटना सिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है जी। और बाबू उसके बाद बहुत सारा समझने वाला पोर्शन है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक सिर्फ मतलब बैलेंस शीट समझाने में 5 दिन ले लूँगा, मजाक चल रही है क्या। 1 1 घंटे के 5 लेक्चर होंगे, सबसे बड़े लेक्चर होंगे। तो पिछले दिनों में जल्दी जल्दी गए हो ना, वो भूल जाओगे सब। अब सबसे बड़े बड़े 5 लेक्चर आने जा रहे हैं आपके पास। ठीक है जी। तो सर कुछ तो होगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम लग जाएगा। बाबू सबसे पहला है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज करंट लाइबिलिटी। एक चीज और बाबू, अगर किसी को लगता है ना मेरी पार्टनरशिप बर्बाद हुई है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा किसी को लगता होगा। बहुत सारे बच्चे यही जरूर कह देंगे कि यार किसी पर्टिकुलर चैप्टर की या टॉपिक की मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। मैं बर्बाद बिरान वाली बात मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कहेगा कि मेरी पार्टनरशिप बिरान नहीं है। पर मैं आपको फिर भी बोल देता हूँ, अगर पार्टनरशिप में कुछ नहीं आता, यहाँ से सीरियस हो जाओगे तब सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मैं 3 महीने में पूरी बुक करा सकता हूँ तो 2 महीने में रिवाइज भी पूरी कर सकता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ से सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है जी। इसके बाद कोई मौका नहीं है। बाबू मैंने मेजर हेड के नाम लिख दिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बाबू इस चीज को हम 11th क्लास में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो बाबू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते थे। ठीक है जी। करंट को तो करंट ही बोलते थे। ठीक है जी। बाबू शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, देन
reserves and surplus, then money received against share warrant, money received against share warrant, बाबू नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड है, पहले मैं सब लिख दूं फिर बाबू याद करने का तरीका सिखाऊंगा, ऐसा याद होगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नाम सुन के भी लग रहा होगा जान निकल रही होगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटी में भी बेटा 4 सब हेड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, other current liability, short term provision। बाबू इतना लिखने के बाद लाइबिलिटी साइड पूरी हो जाती है। हमें पहले बता दूं क्वेश्चन कैसे आता है। सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको गिवन एक आइटम 9% डिवेंचर, आपसे पूछा जाएगा इसका मेजर हेड और सब हेड बताओ। अगर आप पूरा उठाकर देख लो, मैंने कहीं डिवेंचर नहीं लिखा, इसने पूछा डिवेंचर का मेजर हेड और सब हेड क्या है। अभी आपको नहीं पता, एक एक आइटम में भी 13 14 आइटम अंदर और भी है, ठीक है जी। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, मेजर हेड इज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसे मुझको क्रेडिटर तो बाबू ये ट्रेड पेबल का पार्ट होता है, मेजर हेड करंट लाइबिलिटी है, सब हेड ट्रेड पेबल है। तो इसलिए बोल रहा था रटना है, मुझे भी पता है, सिस्टमैटिक रटोगे तो बोलोगे नहीं, पेपर में नंबर भी तो लाने हैं या सिर्फ रट ही लेना है, ठीक है जी। अब सर पहले तो यही रट लूँ और उसके बाद मैं समझा दूँ कि कोई चीज़ किसका पार्ट क्यों बनी है, ठीक है जी। तो बाबू अब मैं इसको सिखा देता हूँ रटने का तरीका क्या है। सर देखो मेन हेड में रटने जैसी कोई बात है नहीं, मेन हेड बहुत आसान है, मेन हेड में दिक्कत किसी को नहीं आती, कभी भी नहीं आती। सर सबसे पहला हेड शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये वैसे ही याद रहता है, 11वीं क्लास की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर फंड में भी रटने का कोई तरीका नहीं है, जरूरत भी नहीं है बाबू, 3 ही तो बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर मैं इन दोनों बातों का मतलब बता दूं, सी पार्ट का और 2 पार्ट का, तो बाबू वैसे ही दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हम तब तक नहीं रट पाते जब तक मतलब नहीं पता होता, मतलब पता लग जाएगा तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों के साथ यही परेशानी होती है, भैया आपने छुट्टी की थी कल, मैं कहता हूँ हेडिंग रट ले, वो कहता है हेडिंग में नहीं रटी जा रही, भैया मतलब नहीं समझा मैंने आपसे। ज्यादातर बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, मानते हो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, रटने के लिए भी थोड़ा सा समझा पाना बड़ा जरूरी चीज है, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ इनको कैसे याद रखना है। सर पूरी जिंदगी नहीं बोलोगे, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, आज से मेरे पास या 5 साल पुराने बच्चे को भी फोन में लाके पूछ लो, वो आपको 1 मिनट में बताएगा शॉर्टकट क्या था। बाबू नॉन करंट लाइबिलिटी को याद करने का शॉर्टकट है एलडोल, और इसको याद करने का शॉर्टकट है एस्टोस, LDOLSTOS, एलडोल एंड एस्टोस, ठीक है जी। आज से 3-4 साल पहले मेरे बच्चे से यही क्वेश्चन हुआ था, नॉन करंट लाइबिलिटी सुना ना, उसने कहा जी एल्डोल मतलब ये काम हमें ऐसे मन में करना चाहिए, मैंने प्रैक्टिकल में बोल दिया एल्डोल, ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बोले अच्छा बताइए करंट लाइबिलिटी, कहते हैं एस्टोस, कहते ये क्या है, कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बोले जी बताइए नॉन करंट एसेट, कहता है FNDN लो, अरे ये क्या है, मतलब वो पता लग जाएगा तब पता लगेगा, कहता करंट एसेट्स, कहता सिट CS सुन, पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई, 4 शॉर्टकट बनाए हुए। बिजनौर से टीचर आया था, कहता लिखवा भाई तू, ये लिखवा मैंने मुझे क्या है ये। तो चलो सर
मेरी तरफ देखना, आराम से समझते हैं। सर एल्डोल इधर देखना बेटा, मेरी तरफ देखो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये बाबू हम बात कर रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी की, जिसको हम 11th क्लास में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोला करते थे। तीनों जगह से बेटा ये वर्ड हिलता नहीं है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, वैसे ही याद हो जाता है बहुत आसानी से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऐसे ही बेटा जब मैं करंट लायबिलिटी पर आता हूँ तो बेटा यहाँ पर एक पेज है, उसमें मत फंस जाना। आदत पड़ी होती है लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ आदत पड़ी होती है शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर, आधे से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लिख के आते हैं पेपर में। अदर करंट लायबिलिटी वर्ड है यहाँ, ठीक है जी। और फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने बता दिया यहाँ गलती का स्कोप सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। मुझे पक्का पता है ये याद हो जाएगा। सर याद नहीं होगा, टिप्स पर हो जाएगा, समझाओगे, कभी समझ के नहीं आओगे ये चीज किसी से भी, समझा के आओगे हमेशा, ठीक है जी। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से। अब मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ बाबू। ये ना जो सेकंड कॉलम है नोट नंबर का, ये जो सेकंड कॉलम है नोट नंबर का है बेटा, इस कॉलम की क्या इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ बाबू। अभी तक जब मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा था बेटा, पुरानी बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स दी होती थी उल्टे सीधे सीक्वेंस में, कभी बिल्डिंग, कभी बैंक बैलेंस, कभी मशीनरी, कभी कैश बैलेंस, कभी स्टॉक, कभी डेटा, किसी भी सीक्वेंस में दी होती थी। और मैं जब फाइनल बैलेंस शीट बनाकर आता था तो मैं भी किसी भी सीक्वेंस में बना देता था। क्यों भाई, कोई कानून जरूर लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे, कोई ये थोड़ी कहता है कि ऐसे सीक्वेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये तो कंपनी लॉ ने कह दिया भाई, उसने तो नहीं कहा था। और अगर आपको याद हो, मैं सारी कैलकुलेशन भी यही करता था। मान लो बेटा ओपनिंग कैश कुछ था, वो लिख दिया। एग्जाम में एडमिशन याद कराना हो, पार्टनर कैपिटल लाया, मैं यही ऐड कर देता था। पार्टनर गुडविल के पैसे लाया, मैं यही ऐड कर देता था। कोई पार्टनर निकाल कर ले गया, यहाँ से माइनस कर देता था। सारा कुछ यही तो करता था, सारी कैलकुलेशन। सर गलती ये खा मत जाना, कंपनी में मत कर देना ऐसा, हाथ जोड़ के विनती है। मान लो एक हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस, 9 तरीके के रिजर्व्स होते हैं, 9 तरीके के, मतलब अंदर में 9 हेडिंग की चर्चा करूंगा आपसे। मान लो 9 के 9 दिए हैं क्वेश्चन में, तो ये करोगे 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000, 9 की 9 आइटम से यही एडजस्ट करोगे। सर ये बेवकूफ़ी नीची है। आप लिखोगे यहाँ पर नोट नंबर, जो भी लिखोगे, मान लो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या नोट नंबर दोगे, नोट नंबर 2। और नोट नंबर 2 नीचे एक्सप्लेन करोगे, जहाँ सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, वहां बताओगे मेरे पास ये रिजर्व इतना पड़ा है, ये रिजर्व इतना पड़ा है, वहां टोटल करोगे और वो अमाउंट बस यहाँ उठा कर लाओगे टोटल की। समझ में आई बात? यहां पर कोई भी बेटा फालतू का टंटा नहीं करना बैलेंस शीट में। पार्टनरशिप में कर लिया, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर बाबू मुझे सिर्फ एग्जैक्ट फिगर चाहिए, फाइनल फिगर चाहिए। समझ में आती है बात? अगर यहाँ एक भी कैलकुलेशन करी तो ऐसे कटेगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। शेयर कैपिटल मैं चर्चा आज नहीं करूंगा, शेयर कैपिटल पे चर्चा होगी जब तीनों बुक खत्म हो जाएंगी। ये चर्चा ऐसा क्यों रुक रही है बाबू? तीसरी बुक है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स। और आपको पता है बेटा ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी बुक कंपनी के एंगल से लिखी गई है। तो बाबू वहां मुझे कंपनी की कुछ ऐसी चर्चा करनी है जहाँ शेयर से रिलेटेड बात है कि पहले वो सीख लो तो शेयर कैपिटल सीख पाओगे। वहां पर 2 ही चैप्टर हैं, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर। जब तक यार मैं इशू ऑफ शेयर ना बताऊं तब तक शेयर कैपिटल की चर्चा कर कैसे दूं आपके साथ, ठीक है ना? बहुत सारे टीचर असमंजस में रहते हैं, पहले एनालिसिस बुक करें या इशू ऑफ शेयर। जो इशू ऑफ शेयर करते हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों को बाकी चीजों के बारे में भी नहीं पता होता। भाई कंपनी अकाउंट्स कराने जा रहे हो, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो कराएं कैसे? पर टीचर करा देते हैं, वो भी बहुत सारे टॉपिक पेंडिंग छोड़ते हैं। मैं ये बुक पहले कराता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक पेंडिंग रहता है कि शेयर कैपिटल के बारे में भी मैं नहीं डिस्कस कर सकता, बाकी सब मैं डिस्कस करके जाऊँगा।
पूरी बुक खत्म कर दूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बाबू ये चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है जी, कल करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा, पर मैं बता देता हूँ बहुत बड़ी चर्चा बकाया रहेगी, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 3 सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियरली कहा है, आपकी बुक के शुरू में ही पढ़वाऊंगा कि ना तो इस सी पॉइंट पे आपको जज किया जाएगा, ना ही सेकेंड पॉइंट पे जज किया जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे जज नहीं किया जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे जज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बातें बाबू सीए में जाकर समझ में आएंगे आपको, या तो आईपीसीसी में या फाइनल में। तो अभी तो बहुत लंबा दौर है वहां तक पहुंचने, पर मैं मतलब जरूर बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा पक्का बताऊंगा, ताकि रटने के लिए तो दिमाग में रहे, ठीक है जी। बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैं नोट नंबर 3 में डिस्कस करूंगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4, बाबू शॉर्ट टर्म बोरोइंग 5, ट्रेड पेबल 6, अदर करंट लायबिलिटीज 7 और शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग 8, यानी कि मैं टोटल 8 नोट बनाऊंगा, जिनमें इनके अंदर के आइटम भी लिखवाऊंगा, सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है जी। पर बाबू मेरा पहला काम ये होगा, कल आप आओगे तो मैं फॉर्मेट सुनने वाला हूँ आपसे, ठीक है जी, फॉर्मेट सुनने वाला हूँ, और मुझे पता है एल्डोल और एस्टोस में बिल्कुल नहीं फंसेगा कोई भी बच्चा, ठीक है जी। आओ जी प्यारे बच्चों, अभी सामने देखो, सर क्या फर्क होता है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में, पहले मैं ये डिस्कस कर दूँ। क्या होती है करंट लायबिलिटी? 11th क्लास पास बच्चों, क्या होती है करंट लायबिलिटी? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, ऐसी बात 11th में हर कोई बता देता है। बाबू करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, जो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पे हो जाएंगी लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है। सर यहाँ बात थोड़ी सी चेंज है, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है जी। मैं लिख रहा हूँ और बाबू एनालिसिस बचा जितना टाइम है सब इस पे, ठीक है। और आपके लिए लिखने वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, पढ़ना जी। करंट लायबिलिटी क्या है बाबू? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इज करंट लायबिलिटी, ऑल अदर लायबिलिटीज आर नॉन करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए बेटा, उससे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या मुद्दा उठता है यार, ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज है? आओ जी प्यारे बच्चों, पहले मैं ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड ही क्लियर करूं, बाकी काम बंदे होते रहेंगे। बेटा आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से गुड्स बना WIP, WIP से गुड्स बना फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से बेटा उधार पर बिका, और उधार बिकने के बाद जो कैश आया, ये एक पूरा साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। मैं एक डिटेल बताने जा रहा हूँ, आराम से सुनते जाना, ठीक है ना। कोई नहीं डिस्कस करता इन मुद्दों को, सब पिछली डेफिनेशन लिखकर भूल जाते हैं, कोई नहीं बताता ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। अगर मेरे 8 लेक्चर लग रहे हैं, हर एक के पीछे कोई बचा नहीं। वो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक कंपनी हो नोन एज ब्लैकबेरी, बेटा ब्लैकबेरी क्या करता है? फैब्रिक खरीदता है, उस पर 2 प्रोसेसेस करता है, वन इज कटिंग एंड अदर वन इज स्टिचिंग। गुड्स तैयार होता है, वो फिनिश गुड्स, सूट हो सकता है, शर्ट्स हो सकती हैं, पैंट्स हो सकती हैं, बाबू उसके बाद बेचता है, ठीक है जी। प्लीज मेरी तरफ देखते रहो बाबू। ये मेरे को रॉ मटेरियल वर्ड भी समझ में आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, ज्यादातर बच्चे समझा देंगे। ब्लैकबेरी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? फैब्रिक। फिनिश गुड्स क्या है? सूट, शर्ट्स, पैंट्स, ये सब क्या है बेटा उसके लिए? फिनिश गुड्स। यार ये क्या चीज है? WIP।
WIP का मतलब होता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। मैं मतलब समझाता हूँ बाबू। आज आप ब्लैकबेरी की फैक्ट्री गए हो 8 बजे, फैक्ट्री बंद होने का टाइम है, 7:45 पहुंचे बाबू। वर्चुअली एज्यूम करो ब्लैकबेरी की फैक्ट्री कैसे होगी। गोडाउन भरा पड़ा है भाई साहब, फैब्रिक ही फैब्रिक पड़ा है, थान के थान फैब्रिक के पड़े हुए। दूसरा गोडाउन भरा पड़ा है भाई, फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है तैयार, सूट शर्ट पैंट, एक से बढ़कर एक सूट पड़ा है, एक से बढ़कर एक कोट पैंट पड़ा है तैयार सर। लेकिन आपने देखा प्रोडक्शन लाइन पर जाकर बहुत सारा फैब्रिक ऐसे है जिसपे कटिंग हो चुकी है एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग। बेटा वो जो फैब्रिक जिसपे कटिंग हो चुकी है और स्टिचिंग अभी भी पेंडिंग है, वो रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ चुका है और फिनिश गुड्स वो बना नहीं है, तो उसे क्या बोलोगे? उसे बेटा हम बोलते हैं WIP। कई बार आपने देखा होगा, मेरे को लगता है आप सहारनपुर सिटी में रहते हो तो मैंने तो बहुत ही बार देखा है। कभी मेरा हिरन मरान से निकलना होता है, वहाँ गली गली में फैक्ट्री है, मास्टर है कटिंग कर रहा है, कितने इतना फैब्रिक है इकट्ठा कटिंग कर रहा है, अपनी टेबल पे रख रखा है, बड़ी कैंची ले रखी है, इतने फैब्रिक को काट रहा है। सारा आज नहीं सिल जाएगा फैब्रिक, सबको पता है, ये आज बस कटिंग होके ही पड़ा रहेगा, सिलने में लगेंगे भैया कुछ दिन लगेंगे। इतना फैब्रिक काट रहा हूँ, मजाक बात है क्या? स्टिचिंग में टाइम लगता है भाई, कटिंग में टाइम नहीं लगता। होगा हफ्ते भर में होगी स्टिचिंग, तो हफ्ते भर तक ये क्या क्या लाएगा? ये रॉ मटेरियल तो रहा नहीं, फिनिश गुड्स बना नहीं, इसे क्या बोलेंगे? WIP। समझ में आ रही बात? अब आप एक बात सोचो प्लीज, मेरी तरफ देखो, सब मेरी तरफ देखो। मान लो आप एक कंपनी हो जिसने रॉ मटेरियल खरीदा, फैब्रिक खरीदा, आज सस्ता मिल रहा है, फैब्रिक का भाव सस्ता है, आपने खरीदा, धागा सस्ता हो गया मार्केट में, तो फैब्रिक भी सस्ता हो गया। आपने रॉ मटेरियल खरीद कर रख लिया, जबकि आपको भी जरूरत नहीं है, 6 महीने तक का आपके पास रॉ मटेरियल है, तब भी खरीद कर रख लिया क्योंकि सस्ता मिल रहा है। ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में आपके पास पड़ा रहा 6 महीने, उसके बाद आपने कटिंग कराई, उसके बाद स्टिचिंग कराई। जब सिर्फ कटिंग कराई 2 महीने तक सिर्फ कटिंग पड़ी रही, स्टिचिंग कराने में भी 2 महीने लिए, बाबू फिनिश गुड्स बन गया। अब बाबू आपने क्या करा, इसको उधार पर बेच दिया। मान लो WIP से फिनिश गुड्स बनाने में भी 1 महीना लगा दिया बाबू। अब इसको उधार पर बेच दिया, 4 महीने के उधार पर बेच दिया, और 4 महीने के बाद पहला कैश आया। सर ये साइकिल को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आ रही बात? यहां पर मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है? 13 महीने बड़ा है। अगर कोई लायबिलिटी 13 महीने में भी पे होगी ना, वो भी करंट लायबिलिटी है एज पर दिस डेफिनेशन। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? कौन क्या है करंट लायबिलिटी? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, कुछ कुछ कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल बड़ा होता है। ये तो खैर एग्जाम्पल मैंने ज़बरदस्ती फ्रेम करा, 13 महीने बना दिया, हौचरी में 13 महीने होता नहीं, वैसे ऑपरेटिंग साइकिल कम ही होता है। लिकर कंपनीज, उनका ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल जितना बड़ा है। वो जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं पहले उनको 1-1, 1.5 साल सड़ाती हैं, ऐसे थोड़ी लिकर तैयार होती है, पहले उस रॉ मटेरियल को सड़ाया जाता है 1 से 1.5 साल। उनका ऑपरेटिंग साइकिल ही 2 साल बड़ा है, यानी कि अगर उन्होंने कोई लायबिलिटी 2 साल के अंदर अंदर पे कर दी तो बेटा वो भी करंट लायबिलिटी है उनकी। तो समझ में आ रही है सारी बात? पक्का से? अब आपको कौन सी लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, आज का लास्ट टॉपिक। अब मैं अगले 10 मिनट के बाद माइंड अप कर दूंगा, फिर आप लिखना शुरू करेंगे। कोई नहीं बाबू, किस्मत में भी यही है ऐसी। अगर आपने थ्योरी मुझसे ढंग से सुनी है तो ऐसा भी हो सकता है टॉपिक 5-4 मिनट में ही खत्म हो जाए। प्लीज सामने देखते हैं। करंट लायबिलिटी है नॉन करंट? करंट और नॉन करंट कैसे करंट?
बाबू एक सेकेंड, डेफिनेशन पढ़ी है आपने बेटा? डेफिनेशन क्या है? अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने में पे होनी हो या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे होनी हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको करंट लाइबिलिटी। इधर देखना बेटा, लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 9 मंथ और बाबू एक सेकंड, आज मैं पोस्ट करना। वो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, अब बाबू करते हैं इसको बेटा। अब दो तरीके हैं इसको सीखने के, दोनों में से कोई भी तरीका चूज कर लेना। मैं होता था, मैं कैसे करता था मैं बता देता हूँ बेटा। अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने में पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए, वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होती है ना। इधर देखना बाबू, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल, मैं इन दोनों में से ना हायर चूज कर लेता था। ज्यादा क्या इन दोनों में से? 12 महीने। ये लाइबिलिटी कितने महीने में पे हो रही है? 13 महीनों में पे हो रही है। तो बाबू ये लाइबिलिटी क्या है? नॉन करंट है, ठीक है ना। यानी कि बेटा 12 महीने को ऑपरेटिंग साइकिल के साथ कंपेयर कर लो, जो भी हायर आए अगर उसके महीने तक ही बेटा लाइबिलिटी पे हो रही है तो वो करंट है, अदरवाइज वो क्या है? नॉन करंट है। यानी कि अगर एग्जांपल को मैं पहले जैसा ही ले लूं, इधर देखना, पहले जैसा ही ले लूं, इधर देखना बाबू, लाइबिलिटी या तो 12 महीने में पे हो या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे हो जाए तो ही तो वो बेटा करंट है। इन दोनों में से हायर क्या है? 12। भाई 12 महीने का टाइम है मेरे पास और लाइबिलिटी कितने दिन में पे कर रहा हूँ? 9 महीने में पे कर रहा हूँ, तो बेटा ये कौन सी लाइबिलिटी है? ये करंट लाइबिलिटी है। या अगर आपको लगता है यार मैं क्यों हायर सोचूं, मैं तो सिंपल सोचता हूँ, क्या ये लाइबिलिटी 12 महीने से कम में पे हो रही है? पहले मैं 12 महीने से कंपेयर कर लूंगा, फिर ऑपरेटिंग साइकिल से 12 में पे हो रही है, 12 में पे हो रही है, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई है, तो करंट लाइबिलिटी है। दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे 12 महीने में पे हो जाए चाहे ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए, ठीक है। मेरी तरफ देखते रहना बेटा। करंट और नॉन करंट। करंट बाबू, लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ऑपरेटिंग साइकिल देखो ही क्यों बाबू, ये कौन सी लाइबिलिटी है? करंट। इधर देखो जी, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट क्यों बाबू? लाइबिलिटी पे होनी है 18 महीने में, या तो 12 महीने में पे हो जाए तो करंट, या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए तो करंट। ऑपरेटिंग साइकिल भी 15 महीने बड़ा है, 15 महीने में भी पे हो जाती तो मैं करंट बोल देता, चाहे 12 महीने में नहीं होती। पर बाबू ये तो ना 12 महीने में पे हुई ना 15 में हुई है, कब हो रही है? 18 महीने बाद जाके पे हो रही है, तो ये लाइबिलिटी कौन सी है? नॉन करंट। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रही है सारी बात? अब इसी के जितने मर्जी केस बनाते चले जाओ, मुझसे जितने मर्जी बना लो। इधर देखना, लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, करंट है, दूसरी देखने की जरूरत नहीं है। कर लोगे? हायर हायर वाला तो भूल जाओ, ऐसे कर लो कि मुझे लगता है ये भी बहुत आसान सिस्टम है। क्लियर हो गई सबको बात? पक्का से माइंड अप कर दो, लिखने का समय तो बहुत लिखना है अभी, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।